मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी बुक से सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड आवर अर्थ। इस चैप्टर से हम ये जानेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है, पृथ्वी का आंतरिक स्वरूप कैसा है। पृथ्वी का बाहरी स्वरूप तो हम लोगों के आँखों के सामने है, हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। ऊपर पेड़ है, नदियाँ हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और हम आप जैसे ह्यूमन बींग्स भी इस पृथ्वी के ऊपरी सतह पर हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप रंग में हैं हर जगह, लेकिन यही सारी चीज़ें पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हैं। ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या है, बड़ा सवाल उठता है। अब तो आप लोग थोड़े बड़े हो गए होंगे, उतनी उथल पुथल नहीं होगी, लेकिन अगर जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें चीज़ें अभी अच्छे से पता नहीं है, किताबों की दुनिया से वो भी दूर है, तो उनके मन में इस तरह के सवाल ज़्यादा उठते हैं। उनको लगता है कि क्या हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, एक बॉल के जैसी है। तो बॉल जैसे अंदर से खोखली होती है या अंदर से वही रबर जैसे जैसे ऊपर होता है वैसे अंदर होता है, वैसे ही है हमारी पृथ्वी। या फिर पढ़ते हैं कि पृथ्वी हमारी नाशपाती के जैसी है, नाशपाती के सेब की है। तो क्या अंदर उसका गूदा और बीज भरा हुआ है जैसे नाशपाती में होता है, सेब में होता है? लेकिन नहीं, ये बात नहीं है, बीज और गूदा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर है, बहुत कुछ इसके अंदर है। यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। हमें दिखता नहीं है, ऊपर तो हम लोग ट्रैवल कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करके चीज़ों को जान लेते हैं कि इस भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, ध्रुवों पे क्या है, सारा कुछ हम लोग जानते हैं। लेकिन अंदर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, जाते भी हैं तो बहुत कम दूरी तक। तो अंदर की चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? किताबों में पढ़ के ही हम लोग जान सकते हैं। तो हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये जान लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, ये जानेंगे। और पढ़ेंगे कि जानते हैं हम लोग कि ये खनिज पदार्थ वगैरह जो हैं वो सब पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही हमें मिलते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। चट्टानें एवं खनिज पदार्थ के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे शैल चक्र के बारे में हम लोग इस चैप्टर में। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग को दर्शा रहा है। समझ लीजिए कि पृथ्वी गोलाकार है और उसे बीच से काट दिया गया है। और सोचिए कि किसी गोले के अंदर झांकने के लिए, किसी गोले के आंतरिक स्थिति को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे बीच से काटेंगे, तभी तो अच्छे से पता चलेगा कि क्या है उसके अंदर। अब सेब आपके पास है और सेब के अंदर क्या है, आप चारों तरफ उसको घुमा लीजिए, हाथ में पता नहीं चलेगा। तो फिर उसके अंदर क्या है, इसे देखने के लिए हम उसे बीच से काट देंगे, तब हमें दिखेगा कि कहाँ पे बीज है, कैसा है, कहीं सड़ा है या नहीं है। तो वही कंडीशन यहाँ है। ये पृथ्वी, अब पृथ्वी को हम काट सकते हैं, रियल में नहीं काट सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी तौर पे, काल्पनिक रूप से इसे काट कर और इसके आंतरिक स्थिति को समझने की कोशिश की गई है। यहाँ देखिए सबसे ऊपर का पोर्शन है जहाँ हम लोग रहते हैं, वो क्रस्ट, सबसे ऊपर का पोर्शन क्रस्ट यानी परपटी, बीच का भाग है मेंटल, और हमारी पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा है क्रोड या कोर भी कहते हैं उसको। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारी पृथ्वी 3 लेयर में बटी हुई है। हम लोग ऊपर से रह रहे हैं और ऊपर के लेयर्स को ही हम लोग देख रहे हैं कि ये जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र हैं, लेकिन ये सब एक ही लेयर में है, ऊपरी लेयर में ये सब आ रहा है। और उसके बाद का लेयर है मेंटल, जहाँ हम लोग जा ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं भाई? तो वो खौलता हुआ लावा है, ये लिक्विड मैग्मा है, और उसके अंदर जो कोर वाला पोर्शन है वो तो और भी अधिक गर्म है। वो समझिए कि ज्वालामुखी वहाँ पे धधक रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना पहाड़ों से, तो वो जो पिघला हुआ मैग्मा निकलता है, वो नीचे वाला जो हमारी पृथ्वी के नीचे जो है माल्टेड मैग्मा, वही उससे बाहर निकलता है।
तो ये है हमारी पृथ्वी की आंतरिक स्थिति। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। अगर ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग अंडा खाते हैं ना, मैक्सिमम लोग खाते होंगे बॉयल अंडा। और अंडे को अगर आप लेते हैं, एक बॉयल अंडे को, तो अगर उसे आप खट से पहले फोड़ते हैं, खाने वाले जो भाग है उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, खट से उसको फोड़ते हैं, तो एक पतली सी परत जो है, कठोर परत है, वो बाहर निकल जाती है। तो वो समझ लीजिए कि वो गोल अंडा, बॉयल अंडा हमारी पृथ्वी है, और ऊपर जो खट से निकल गया वो परपटी है, और उसके बाद जो उजला वाला भाग होता है वो मेंटल है। वो जो टूटता है अंडे का ऊपर जो कैल्शियम वाला पोर्शन टूटता है, उसके बाद जो है उजला भाग वो मेंटल है, और उसके नीचे जो योल्क होता है, जो येलो येलो पोर्शन होता है एग का, वो मान लीजिए कि क्या है, क्रूड है। तो यही है हमारी पृथ्वी की स्थिति। ऊपर से सबसे पतला परपटी, उसके बाद मेंटल, और उसके बाद क्रूड। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि परपटी क्या है, इसकी क्या स्थिति है, परपटी किसे कहते हैं, इसकी बनावट क्या है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, पृथ्वी के सतह की ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि परपटी क्या है, क्वेश्चन समझ रहे हैं हम सब कुछ, लेकिन उसको बताएंगे कैसे, तो इसे हम लोग बता सकते हैं, पृथ्वी के सतह की ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली होती है, सबसे पतली परत होती है। 3 परत में हमारी पृथ्वी है, तो ये सबसे पतली परत होती है। कितनी पतली होती है, क्या है इसकी मोटाई, तो महाद्वीपीय क्षेत्र में, महाद्वीपीय क्षेत्र यानी जो स्थलीय क्षेत्र है, उसमें ये 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर है, और समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि समुद्री सतह और महाद्वीपीय सतह, तो आगे हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अभी हम लोगों को ये जान लेना है सिर्फ कि परपटी महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर मोटी होती है, और समुद्री सतह पर ये 5 किलोमीटर तक फैली होती है। महाद्वीपीय सतह किस चीज़ से निर्मित है, यानी जो स्थलीय सतह है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो ये मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिज पदार्थों से बना हुआ है, और उसे क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। और जो महासागरीय परपटी है, समुद्र के नीचे की जो सतह है, वो किस चीज़ से बनी हुई है, वो सिलिका तथा मैग्नीशियम से बनी हुई है, उसे सीमे कहते हैं। ठीक है, तो भी आगे देखते हैं। स्क्रीन पे जो इमेज आपको दिख रहा है, हमने पहले कहा कि महाद्वीपीय परपटी यानी स्थलीय परपटी और महासागरीय परपटी को एक बार समझ लेंगे हम लोग। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं इसको कि हमारी पृथ्वी, हम लोगों ने जो पढ़ा, हमारी पृथ्वी जो 3 परत है हमारी पृथ्वी की, तो सबसे ऊपरी परत पे ये जो स्थलीय क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र जो भी आ रहा है, जो हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का अधिकतम भाग क्या है, पानी है, मैक्सिमम पोर्शन जल से भरा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर का जो पोर्शन है, क्या वही सतह है, वही परपटी है। समुद्र के नीचे परपटी नहीं है, समुद्र के नीचे गड्ढा गड्ढा, नीचे सीधे डायरेक्ट हम लोग नीचे चले जाते हैं, कहाँ, क्रूड तक। नहीं, ये बात नहीं है। परपटी स्थलीय क्षेत्र में भी है, और परपटी जो है वो समुद्री क्षेत्र में भी है। तो हम लोगों ने पहले बात की कि स्थलीय क्षेत्र की परपटी जो है वो 35 किलोमीटर है, और समुद्री क्षेत्र की जो है, जो ओशनिक क्रस्ट है, वो क्या है, वो 5 किलोमीटर्स है। तो कैसे, अब आप लोग देख लीजिए कि तालाब देखते हैं ना, आपके घर में आपके खेत होते हैं, और खेत के बगल में तालाब होता है। तो तालाब से ऊपर जो ज़मीन है वो मोटी दिखेगी आपको, तालाब के बगल में जो ज़मीन है वो मोटी दिखेगी, और उसी ज़मीन को काट कर जब तालाब बनाया जाता है तो वहाँ उतने फीट, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट जो है वो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, और सतह की मोटाई वहाँ उतनी कम हो जाती है। तो वैसे ही इसको मान लीजिए कि जो स्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वो 35 किलोमीटर के लगभग मोटी है, और उसके नीचे जब हम समुद्री क्षेत्र में चले जाते हैं तो काफ़ी गड्ढा है, और नीचे लेकिन गड्ढा है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ सतह नहीं है, सतह वहाँ भी है, परपटी वहाँ भी है, लेकिन मोटाई वहाँ कम हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम परपटी जो है वहाँ पे पानी के रूप में है,
तो पानी को हम लोग स्थलीय क्षेत्र कह नहीं सकते हैं, परंतु उसके नीचे जो 5 किलोमीटर का तला है, समुद्र के नीचे जो 5 किलोमीटर का तला है वो है ओशनिक क्रस्ट या महासागरीय परपटी, उसको हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं, सेकेंड लेयर है हमारे अर्थ का मेंटल। फर्स्ट हमने देखा परपटी, सेकेंड है मेंटल। मेंटल क्या है? तो मेंटल की बनावट कैसी है? तो मेंटल को आप मान लीजिए कि लिक्विड या सेमी लिक्विड। मेंटल जो है वो मॉल्टेड मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा है। आप लोग घर में चावल बनाते हैं तो खदर बदर जिस तरह से करता है, या खीर बनाते हैं तो जिस तरह से लगता है ना कि वो गाढ़ा गाढ़ा सा बॉयल हो रहा है, वैसे ही हमारे पृथ्वी के नीचे जो है चट्टानें खौल रही हैं। चट्टानें जो हैं वो सॉलिड नहीं हैं, वहाँ वो पिघली हुई हैं, और वो कितनी गर्म है कि आप उसको आप सोच सकते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट जब वो बाहर आता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ से लावा निकलता है, मैग्मा बाहर आता है, और बाहर आकर वो उतनी तबाही मचाता है कि गांव के गांव, शहर के शहर जो हैं उसके चपेट में आ जाते हैं, आबादी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और वो पृथ्वी के नीचे, परपटी के नीचे जो है वो खौलते हुए रहती है, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, उसके नीचे वो वाली खतरनाक स्थिति है, पिघला हुआ मैग्मा भरा हुआ है। और वो कितनी दूरी तक है? मेंटल की स्थिति कितनी होती है? तो 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर जो है वो मेंटल है। हमारी ऊपरी लेयर जो परपटी है वो कितनी है? वो मात्र 35 किलोमीटर्स है, जिसमें इतनी बड़ी दुनिया है। और नीचे, उसके नीचे मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक वो खौलता हुआ लावा है, और उसके ऊपर हम रह रहे हैं, अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो यह है हमारा मेंटल, सेकेंड लेयर हमारे अर्थ का। इसकी जो गहराई है 2900 किलोमीटर तक है, और यह खौलता हुआ लावा है, पिघला हुआ लावा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड लेयर को। तो अब देख लेते हैं थर्ड लेयर, अर्थ के थर्ड लेयर को। फर्स्ट था क्रस्ट, सेकेंड मेंटल, थर्ड लेयर है क्रोड या कोर। ये क्या है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, सबसे निचला हिस्सा क्रोड है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसका रेडियस कितना है? हमने देखा था मेंटल का 2900 किलोमीटर्स था, 2900 किलोमीटर। और क्रस्ट का क्या था? 35 किलोमीटर। और क्रोड का है 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर इसका रेडियस है। हमारी पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा जो क्रोड है इसका, ये बनी हुई किस चीज़ से है? इसका कौन कौन से तत्व हैं इसमें? बीच वाले मेंटल को तो हमने देखा था कि वो पिघला हुआ लावा है। ऊपर वाले को हमने देखा था कि वो सीमेंट और सीएल से बनी हुई है परपटी। और निचला हिस्सा क्रोड है, वो किस चीज़ से बनी हुई है? तो निचला हिस्सा निकेल और फेरस यानी आयरन, आयरन को फेरस भी कहते हैं। तो निकेल को हम Ni से यहाँ दिखा रहे हैं, और मतलब दिखाया जाता है, हम क्या दिखा रहे हैं, जो थर्ड लेयर क्रोड है वो किस चीज़ से बना हुआ है? तो निकेल और फेरस, और इसको कहते हैं नीफे। जैसे उसको हमने कहा ना, फर्स्ट लेयर क्रस्ट को हमने कहा किस नाम से जानते हैं, उसमें कौन कौन से खनिज तत्व हैं? तो सीएल और सीमे से बने हुए हैं शॉर्ट में। तो वैसे ही कोर के बारे में हम कह सकते हैं कि किस चीज़ से बना हुआ है? तो नेफे से बना हुआ है। नेफे यानी निकेल और फेरस, Ni निकेल और Fe फेरस। और इसका जो टेम्परेचर होता है, जो सबसे लास्ट लेयर है केंद्रीय क्रोड इसको कहते हैं, इसका तापमान काफ़ी अधिक होता है। ये तापमान एवं दाब इसका जो है वो काफ़ी उच्च होता है, काफ़ी गर्म है। और वहाँ से निकल कर ही आगे जो है उसका सेकेंड लेयर बनता है जो खौलता हुआ है। और नीचे का लेयर समझिए कि सॉलिड फायर है, एकदम ठोस आग है और काफ़ी गर्म है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा हमारी पृथ्वी की
3 लेयर्स को हमने जाना, 3 लेयर्स हमारे अर्थ के, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की, समझ लिया इसे अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी सैल एवं खनिज। सैल हो गया, सैल का मतलब हो गया चट्टाने, और खनिज तो विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो हमारी पृथ्वी के नीचे से निकलता है और हमारे दैनिक उपयोग में आता है। हम खनिजों पर पूरी तरह से डिपेंड हैं, इनके बिना जो है हमारा काम नहीं चल सकता है। कदम कदम पे अगर हमारे घर में लोहे का सामान है, घर बनता है, हम लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, तो वहाँ हमें चट्टानों की ज़रूरत होती है। इवन कि जो हम बालू का यूज़ करते हैं, गिट्टी का यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं, ये सभी किन चीज़ों से बने हुए हैं? ये सभी सैल और खनिज से बने हुए हैं। ये डायरेक्ट सैल या खनिज ना हो, इनडायरेक्ट वे में हो, लेकिन ये सैल और खनिज ही होते हैं। हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के निर्माण में सैल एवं खनिज यानी रॉक्स एंड मिनरल्स का काफ़ी महत्व होता है। इनके बिना हम अभी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? हम लोग उगाते हैं? नहीं, हम लोग इसे उगाते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल है, प्राकृतिक है, प्रकृति ने हमें दिया है अलग अलग रूपों में। हम उसे ढूंढते हैं, उसे खोजते हैं और उसका स्वरूप परिवर्तन करके उसे अपने यूज़ के लायक, अपने उपयोग के लायक उसे हम बनाते हैं। तो कहाँ से लाते हैं? खनिज और सैल हमारे पृथ्वी से ही हमें मिलता है। तो क्या उसे हम क्रोड से जाकर लाते हैं, काफ़ी गहराई से, या फिर मेंटल से जाकर लाते हैं? नहीं, हम लोग क्रोड और मेंटल से उसे नहीं लाते हैं, क्योंकि क्रोड और मेंटल तक तो हमारी पहुंच ही नहीं है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। हम अधिक से अधिक कहां तक पहुंचे हैं पता है? हमने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी की परपटी 35 किलोमीटर तक है, 35 किलोमीटर गहराई तक परपटी ही है। और हम लोग जो हैं खुदाई करते हैं, हमारे वैज्ञानिक वगैरह जो हैं खनिज पदार्थ की खोज में, पेट्रोलियम पदार्थों की खोज में खुदाई करते हैं, तो मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक गए हैं। अधिक से अधिक 4 किलोमीटर तक गहराई में हमारे वैज्ञानिकों ने 6 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर जो है विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में है, और उसकी गहराई है 4 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर तक हमारे वैज्ञानिक जो हैं खोद चुके हैं। 6 किलोमीटर गहराई तक वो पहुंच चुके हैं। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, हमने जिस कोर की बात की ना, उस कोर तक पहुंचने के लिए हमें 6000 किलोमीटर की गहराई तक जाना पड़ेगा। बट ये इम्पॉसिबल है। जब 6 इतने प्रयासों के बाद लोग 6 किलोमीटर तक पहुँचे हैं, और उसके बाद वो पिघला हुआ मैग्मा है, उसके बाद वो दहकता हुआ आग का गोला है कोर में, तो वहाँ तक पहुँचना तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारी पृथ्वी 35 किलोमीटर तक जो है परपटी, वहाँ तक भी पहुँचना हमारे लिए इम्पॉसिबल ही है अभी के दौर में, क्योंकि इतने प्रयासों के बाद इतनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, फिर भी मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? 6 किलोमीटर तक गहराई में हम लोग पहुँचे हैं। तो इसी 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो हम लोग खोदते हैं, जहाँ तक हम लोग पहुँचने में कैपेबल हैं, वहीं से हमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं, और जो है यहीं से हमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें इसी क्षेत्र से हमें मिलती हैं। तो यहाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं कि चट्टानें होती कितने प्रकार की है। चट्टानें 3 प्रकार की होती है। चट्टानें बनती कैसे हैं, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। पृथ्वी की परपटी जो है वो अनेक प्रकार के चट्टानों से बनी हुई है, अनेक प्रकार के सैलों से बनी हुई है। और सैल कहते किसे हैं? तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कह सकते हैं। सैल का मतलब जो हमें ऊपर वो कठोर चट्टान दिख रहा है, हम उसे ही सैल नहीं कहेंगे, उसे ही चट्टान नहीं कहेंगे, बल्कि पृथ्वी की परपटी जिससे भी निर्मित हो रही है, मिट्टी के टुकड़े हैं या फिर और भी दूसरे खनिज पदार्थ जो हैं, वो सभी क्या है? सैल हैं। कई रंगों के हो सकते हैं, इनका आकार एवं गठन कई प्रकार का हो सकता है। तो एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि सैल होते कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन? आग्नेय सैल, अवसादी सैल और
कायांतरित सेल, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 प्रकार के सेल होते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है ये दुनिया चल रही है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि इग्नेशियस रॉक्स यानी आग्नेय सेल क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं आग्नेय सेल क्या है। आग्नेय, इसके नाम से ही पता चलेगा हम लोगों को कि आग से निर्मित होगा। आग क्या है? तो पृथ्वी के नीचे से निकलने वाले जो पिघले हुए मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा, हमने पढ़ा था कि हमारा जो मेंटल पोर्शन है, हमारी पृथ्वी का जो मेंटल पोर्शन है वो क्या है? लिक्विड और सेमी लिक्विड रॉक्स हैं, पिघले हुए चट्टान हैं, मैग्मा जिसको कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों से प्रभावित होकर जो हमारा जो क्रस्ट है, हमारे पृथ्वी की जो परपटी है वो क्या होती है? कहीं कहीं से टूट जाती है। जहाँ से कमज़ोर है, जहाँ पे पतला पोर्शन है, या देखते हैं कोई डब्बा वगैरह होता है फटता है कहाँ से? जहाँ से कमज़ोर होता है, या फिर घर वगैरह जहाँ से कमज़ोर होता है, हलचल होने के बाद या कुछ प्रेशर होने के बाद वहाँ से क्रैक हो जाता है। तो वैसे ही हमारी पृथ्वी की परपटी जो है नीचे वाले हलचलों से प्रभावित होते रहती है, भूकंप वगैरह आते रहता है, देखते हैं आप लोग। तो इसी कंडीशन में जहाँ से परपटी कमज़ोर होती है वहाँ से टूट जाती है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है, पिघला हुआ मैग्मा जो है वो बाहर आने लगता है। बाहर आते 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 लंबे समय तक वो बाहर आते रहता है, स्प्रे की तरह से वो निकलते रहेगा और वहाँ पे जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, बहुत बड़ा ढेर लग जाता है और लंबे समय में वो पिघला हुआ मैग्मा जो है क्या होता है? ठंडा हो जाता है और कठोर रूप धारण कर लेता है। और इस प्रकार से पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसे ही हम आग्नेय सेल या इग्नियस रॉक्स के नाम से जानते हैं। तो इसको अगर लिखना पड़े कि आग्नेय सेल क्या है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार से बने सेल को, इस प्रकार से बने चट्टान को आग्नेय सेल, आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन्हें हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्राथमिक सेल? तो ये जो है रॉक्स के चट्टान के जो ये हैं प्राथमिक स्वरूप हैं। सबसे पहले चट्टान का निर्माण इसी तरह से होता है, इसके बाद इसी में और परिवर्तन होके और जो है वो क्या कहते हैं अवसादी और ये सारे चट्टान भी उससे बनते हैं, इसलिए इसे हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल को 2 भागों में बांटा गया है। 2 तरह के होते हैं आग्नेय सेल। कौन कौन? अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं अंतर्भेदी सेल किसे कहते हैं और बहिर्भेदी सेल किसे कहते हैं। अंतर्भेदी सेल ये बहुत महीन संरचना वाली होती है, इसके दाने काफ़ी महीन होते हैं और इसका एग्जाम्पल बेसाल्ट चट्टान को बहिर्भेदी चट्टान के रूप में जाना जाता है। दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ये क्यों होता है? ये जब जो लावा जब बाहर निकलता है, ज्वालामुखी से बाहर निकलकर जो ठंडा होता है वो बहिर्भेदी सेल होता है और जो अंदर ही अंदर, ऊपर बाहर ढेर लग गया और कुछ चट्टानें जो है अंदर ही ठंडी होने लगती है, अंदर ही ठोस स्वरूप धारण करने लगती है, तो उसको हम लोग अंतर्भेदी सेल के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के घर में भी काम के लिए, सजावट वगैरह के लिए, स्लैब वगैरह बनाने के लिए किचन वगैरह में बिल्कुल ब्लैक ब्लू टाइप के सेल हैं, चट्टान हैं, लाए जाते हैं, तो वो ग्रेनाइट सेल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी सेल। अवसाद यानी तलछट जो जमा होता, अवसाद जमा होता है ना, उसको कह सकते हैं कि जब चट्टानें लुढ़कती है, चटकती है, एक दूसरे से टकराती है और छोटे छोटे कणों में बदल जाती है। हवा के प्रेशर से, सूर्य की रोशनी, ताप के प्रेशर से, बारिश से जो है चट्टानें टूटती हैं। चट्टानों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो ठोस आग्नेय सेल है वही नहीं, और भी दूसरे प्रकार के जो सेल हैं पृथ्वी पर, जो पृथ्वी की परपटी पे जो मौजूद हैं, वो सारी जब
टूटती हैं, चाहे वो हवा के प्रेशर से हो, पानी के प्रेशर से हो, या फिर जैसे भी हो, लोगों के चलने से, घर्षण वगैरह से जब वो टूटती है, लुढ़कती है और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है, तो इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं, फ्रैगमेंट्स। चट्टानें अवसाद में बदल जाती है और उसके बाद क्या होता है? ये जो अवसाद हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो हवा, जल आदि के द्वारा, संवहन कार्य के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। हवा से उड़कर, पानी में बहकर वो चले जाते हैं और उसके बाद निक्षेपित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं किसी स्थायी जगह पर पहुंचकर, और उसके बाद तब परत दर परत, परत दर परत उस पर वो जमते जाते हैं और बहुत अधिक प्रेशर से वो कठोर रूप धारण कर लेते हैं, चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के चट्टान को अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। हमने कहा था ना पहले भी कि प्राथमिक शैल, आग्नेय शैल को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो जब मैग्मा से चट्टान में परिवर्तित होते हैं और उसके बाद वो आग्नेय शैल जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रेशर से जो है टूटकर उसके टुकड़े जो हैं वो जमा होते हैं और वो फिर धीरे 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 वो भी चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अवसाद जो है वो एक जगह जमा होकर और प्रेशर से, दबाव से कठोर हो जाते हैं, अत्यधिक कठोर होकर और चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो कहलाता है अवसादी शैल। अवसादी शैल के एग्जाम्पल एक बार हम लोग देख लें। बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। रेत यानी बालू, बालू के छोटे छोटे टुकड़े कितने, उसे हम कल्पना कर सकते हैं कि वो चट्टान हो सकते हैं, लेकिन ये भी परत दर परत जमा होते हैं और अत्यधिक दबाव से ये जो है चट्टान में परिवर्तित होते हैं, कठोर रूप धारण कर लेते हैं। बलुआ पत्थर के अंदर जो है जीवाश्म वगैरह हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये आपको सवाल भी आ सकता है, क्वेश्चन आपका हो सकता है कि बलुआ पत्थर जो है या अवसादी शैल के अंदर जीवाश्म, ह्यूमस वगैरह पाए जाते हैं। क्यों? तो ये परत दर परत लंबे समय तक, बहुत लंबे टाइम पीरियड में ये बनते हैं और अगर एक बार जो है अवसाद जमा हुए और उसके ऊपर, अवसाद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चट्टानों के टुकड़े, और भी जितनी चीज़ें बहकर उड़कर आ रही हैं उसी के ऊपर लेयर दर लेयर बनते जा रही है, जमते जा रही है। कहीं कभी मिट्टी है, उसके ऊपर पौधों के टुकड़े हैं, उसके ऊपर चट्टान है, उसके ऊपर बालू है, उसके ऊपर जीव जंतु के मरे हुए कंकाल हैं। ये सारी चीज़ें लेयर बाई लेयर जो है जमा होते रहती है और लंबे समय में वो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से यही कारण है कि बलुआ पत्थर में या अवसादी शैल में जीवाश्म भी मिल सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पूछा जाए कि अवसादी शैल क्या है तो इसको लिख सकते हैं कि शैल जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अवसाद क्या है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि शैल जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं और जमा हो जाते हैं और बाद में दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं, जिन्हें हम अवसादी शैल कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर कैसे बनता है? तो रेत के दानों के जमने से बनता है। ओके, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरित शैल। कायांतरित यानी कि उसके स्वरूप में परिवर्तन होना। काया उसका जो स्वरूप है, काया में अंतर हो गया, स्वरूप में परिवर्तन हो गया। किसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ? तो आग्नेय एवं अवसादी शैल जो हैं, जो इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो क्या होते हैं? उच्च ताप एवं दाब के कारण उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है और जब वो जो उनका परिवर्तित स्वरूप होता है, जो उसका परिवर्तित रूप है, उसको कहते हैं कायांतरित शैल यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम लोग, चिकनी मिट्टी किस चीज़ में बदलती है? चिकनी मिट्टी
बिल्कुल प्राइमर स्टेज है, मिट्टी हम लोग देखते हैं वो अत्यधिक ताप एवं दाब से स्लेट में बदल जाती है और चूना पत्थर ये बहुत दिन तक पृथ्वी के नीचे दबकर या जैसे भी ये बदल जाता है किस चीज़ में, संगमरमर में, अत्यधिक ताप एवं दाब से संगमरमर में बदल जाता है। ये कायांतरित सेल मेटामॉर्फिक रॉक्स के उदाहरण हैं। सेल हमारे लिए यानी चट्टान हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। पहले ही हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली थी कि चट्टानों के बिना, खनिजों के बिना हम अपने जो वर्तमान ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो आरंभिक मानव थे, उन्होंने भी अपने जीवन में जो सभ्यता की शुरुआत की थी, जो उन्होंने सभ्य होने की, चीज़ों के इस्तेमाल करने की प्रक्रिया जो उनकी शुरू हुई थी, एक जगह रहने की जो उनकी प्रक्रिया हुई थी, उसमें उन्होंने पत्थरों का यूज़ किया था। पाषाण काल आपने पढ़ा होगा, पत्थरों से उन्होंने औजार बनाए, हथियार बनाए, पत्थरों के बर्तन बनाए, गहने बनाए, तो ये सारा कुछ, तो वहीं से चट्टान की उपयोगिता हमारे जीवन में शुरू हो जाती है, सेल की उपयोगिता शुरू हो जाती है। तो सेल का उपयोग प्रेजेंट में हम लोग किन किन चीज़ों में करते हैं, कर लिए हैं बात हम लोग, घर बनाने में, सड़क बनाने में, इमारत बनाने में, और भी खनिजों का उपयोग हम लोग करते हैं विभिन्न प्रकार के चीज़ों में। हमारे सामने जो कुछ भी चीज़ें दिख रही है हमारे जो प्रेजेंट लाइफ में, उसमें सेल और चट्टान का उपयोग होता है। खेलने के लिए चट्टानों का उपयोग आप लोग भी खेले होंगे। 7 पत्थर जमा करके और गेंद से मारते हैं, चांस खेलते होंगे बॉल का, उसमें भी टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े जमा करते हैं। गाना गोटी खेलते थे। उसके बाद और भी कई तरह के खेल होते हैं जिसमें पत्थरों का उपयोग किया जाता है। यहाँ नाम दिया हुआ है 7 पत्थर, चिबिड्डी, 5 पत्थर इत्यादि। तो इसके बारे में और आप लोग पता करें, पास्ट में जो आपके दादा दादी, माता पिता थे या आपके आसपास रहने वाले जो बड़े बड़े लोग, वो किस तरह से पत्थरों को खेल में कैसे उसका उपयोग करते थे। 1-2 खेल का नाम तो मैंने बताया जो कि हमने देखा था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेल चक्र। तो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के सेलों के बारे में, चट्टानों के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है इनका साइकिल चलता है, इनके जो चक्र हैं, ये जो हैं, सेल का निर्माण कहाँ से होता है, मैग्मा से होता है। मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट में, देखिए इमेज में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उससे क्या निकला, पिघला हुआ मैग्मा निकला और वो ठंडा होकर क्या बन गया, आग्नेय सेल बन गया, इग्नियस रॉक बन गया। और उसके बाद इग्नियस रॉक क्या किस चीज़ में परिवर्तित हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में विभिन्न प्रकार के प्रेशर से वो अवसाद में परिवर्तित हुआ। और ये अवसाद हैं धीरे 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 जमा हुए, लेयर बाई लेयर वो जमा होते चले गए। उसके बाद क्या बन गया, अवसादी सेल यानी सेडिमेंट्री रॉक में उसका परिवर्तन हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, ये सेडिमेंट्री रॉक किस चीज़ में परिवर्तित हो गए, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण, देख रहे हैं वो धरती के नीचे चले गए, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण वो कायांतरित सेल में परिवर्तित हो गए। या तो वो कायांतरित सेल में परिवर्तित हुए और उसके बाद फिर वो पिघले, जो कुछ कायांतरित सेलों को हम लोग अपने यूज़ के लिए निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, और उसके बाद वही फिर से जो पृथ्वी के नीचे बच गया वो फिर से क्या होता है, मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा है ना वाटर साइकिल, किस तरह से जलवाष्प जो ये बारिश होती है, बारिश फिर नदियों में, समुद्र में जाता है, बाष्पीकरण होता है, उसके बाद फिर इसी तरह से वो चलते रहता है, तो जल चक्र, वाटर साइकिल। वैसे ही सेल चक्र यानी रॉक साइकिल भी चलता है, चलते रहता है। और मैग्मा, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, फिर से मैग्मा, आग्नेय सेल, तो ये इस प्रकार के साइकिल को, इस चक्र को हम लोग सेल चक्र के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं। ये तो हमने देखा है इस डायग्राम के माध्यम से। अगर आपको लिखना पड़े कि सेल चक्र क्या है या सेल चक्र से क्या समझते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। देखते हैं कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेल चक्र क्या है या सेल चक्र से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आप लोग करेंगे कैसे, निश्चित दशाओं में
एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही सेल चक्र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा कि किस तरह से मैग्मा आग्नेय सेल में, फिर आग्नेय सेल अवसाद, अवसादी सेल, अवसाद से अवसादी सेल, फिर कायांतरित सेल, फिर मैग्मा, फिर आग्नेय सेल। इस तरह से इनका चक्र जो है वो चलते रहता है और विभिन्न प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है। फिर वो चट्टान मैग्मा में बदलते हैं और इनका चक्र चलते रहता है। इसी को हम सेल चक्र कहते हैं। यही था हमारा चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर। आपने देखा कि कैसी हमारी पृथ्वी ऊपर से हरी भरी है, वो किस तरह से अंदर से पिघला हुआ आग और आग के गोले के रूप में है। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को अच्छे से बार बार देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ज्योग्राफी का बेस है। ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको देखेंगे। थैंक यू।